मेरे पिता और माता तुल्य वरिष्ठ जन, मेरे साथियों और यहाँ सभी विराजमान भारत के भावी भविष्य की तस्वीर। आज के इस कार्यक्रम के पूरे इस स्पीच को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा समाज के ऊपर, उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों से। अथर्ववेद, क्योंकि मैं इतिहास का सहायक आचार्य हूं, और अथर्ववेद में राजपुरोहित धर्म के 6 कर्तव्य लिखे हुए हैं। वो उस समय के अनुसार लिखे हुए, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक हैं। लिखा है अथर्ववेद में कि दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के हैं, और ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण ही ठीक ढंग से कर सकता है। क्योंकि वो दौर था उस समय का, आज का दौर बदल गया, लेकिन बात ये नहीं बदली, सार्थकता आज भी है। क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और अध्ययन तो शिक्षा का आयाम है। तो ये तीनों मतलब 6 ही कर्तव्य शिक्षा में समाहित हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि जो समाज शिक्षित है वो समाज आज राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। हर एक समाज में, मैं कई समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं पाता हूं कि शिक्षा पे कितना कुछ कार्य किया जा रहा है। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। और हमारे समाज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं प्रतिभावान बच्चों से बाद में बात करूंगा, यहाँ पे अभी भी छोटी छोटी कुछ कमियां नजर आ रही मुझे। हमारे युवा पीढ़ी के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति घुस चुकी है, देख के बड़ा दर्द होता है। जब भी कभी मैं किसी, हालांकि सामाजिक समारोह में बहुत कम जाता हूं, फिर भी जाता हूं तो मुझे दुख होता है कि 18 वर्ष से लेकर 30-35 वर्ष तक के युवा जब अफीम ले रहे होते हैं, और मुझे कहना नहीं चाहिए, इस मंच पर ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए कि हम उस ब्रह्म ऋषि समाज से हैं, हम उस चाणक्य के परिवार से हैं, हम उस पतंजलि के परिवार से हैं, हम उस पाणिनि शुक के परिवार से हैं, जो राजाओं को मार्गदर्शन देता था, जो जिसके परामर्श से देश के देश चलते थे, जिनके परामर्श से विदेश नीतियां तय होती थी, जिनके परामर्श से जो है युद्ध होते थे, और उन्हीं के परामर्श से संधियां होती थी, कहां समझौता होता था, कहां क्या होता था, सब ब्राह्मण तय करते थे। आज वही समाज, जब मैं इन टीनेजर्स को देखता हूं, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जब हाथ में मदिरा की बोतल देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये शब्द मेरे मुंह से शोभा नहीं देते इस मंच पे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये बहुत गलत प्रवृत्ति हमारे अंदर घुस रही है। आज ग्रामीण सेक्टर में मैं देखता हूं तो ये जो नशे की प्रवृत्तियां ये हमारे समाज को बहुत बदनाम कर रही है, क्योंकि समाज की जो पहचान है वो युवा से होती है। आज मैं अगर गलत कार्य करूंगा तो पूरा समाज बदनाम होगा, अगर मैं कोई श्रेष्ठ कार्य करूंगा तो पूरा राजपूत समाज जो है उसको सम्मान मिलेगा। मैं 2010 में दिल्ली था, 10 थी या 11 थी, और IAS का रिजल्ट निकला। मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, और UPSC के इस रिजल्ट का मुखर्जी नगर के गलियारों के अंदर एक कोहराम मच जाता है कि रिजल्ट आया है, और 2nd रैंक पे प्रकाश सिंह राजपुरोहित का नाम था। बड़ा ताजुब हुआ उस समय, लोग बात कर रहे थे बच्चे की राजपुरोहित होते कौन है। मतलब हमारे भारत की एक टेंडेंसी है कि जब कोई सफल होता है तो उसकी सबसे पहले जाति पहचानी जाती है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के सुप्रीम बने तो पता चला, लोगों ने सर्च किया गूगल पर, सबसे अधिक सर्च हुआ कि उसकी जाति क्या है। हम ये नहीं देख रहे हैं वो भारतीय है, उसकी जाति तलाशी जा रही थी। तो जब मैं दिल्ली में था और जब ये रिजल्ट निकला कि प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने 2री रैंक प्राप्त की है, तो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि राजपुरोहित होते कौन है। मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था और गर्व भी हो रहा था। दुख इस बात का कि ये वो समाज है जिसने दुनिया को दिशा दी, ये वो समाज है जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। कौन दिखाता है रास्ता समंदर का नदियों को, कौन दिखाता है रास्ता समंदर का नदियों को। अरे जिनके हौसलों और मंजिल को पाने का जुनून हो, उनको मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम इस समाज से आते हैं जिनको कभी किसी की मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं होती। उस समाज को लोग पहचानते नहीं है। ये पता किया जा रहा है कि राजपुरोहित होते कौन है, लेकिन गर्व इस बात का था कि राजपुरोहित है। तो
कहने का मतलब ये है कि हम अगर ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे नशे पते के जरिए तो निश्चित तौर पे हमारे समाज का नाम खराब होता है। पिछले 3 साल से मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे और कोचिंग सेंटर्स, मेरे पास लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे जुड़े हुए पूरे राजस्थान के, और बड़े गर्व से मैं राजपुरोहित लिखता हूँ। और आज की तारीख में पढ़ने वाला जो युवा है, सबको पता है कि राजपुरोहित कौन होते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैंने समाज के इस, जो बाप जी भगवान खेताराम जी ने जिस समाज को दिशा दी, भगवान खेताराम जी ने जिस समाज की एक प्रकार से पहचान दी, मुझे गर्व है कि उनकी विरासत को मैं आगे ले जाने में सफल हो रहा हूं। और आगे भी भगवान खेताराम जी के द्वारा स्थापित इस पहचान की, इस महिमा और सम्मान में कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का युवा भी ऐसा करें, ताकि उनकी किसी भी उनके द्वारा स्थापित जो एक पहचान है उस पर कोई गुस्ताखी न हो। वेदांताचार्य ध्यानाराम जी महाराज ने शिक्षा, संस्कार और नशापति के विरुद्ध एक समाज के सुधार के लिए एक बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाया। पिछले, जहां तक मेरे ध्यान में है, पिछले 4-5 साल से बाप जी बहुत सक्रिय है इस मामले में कि समाज को नशे से दूर किया जाए, समाज के अंदर शिक्षा और संस्कार डाला जाए। एक इमर्सन का कथन आता है पॉलिटिकल साइंस में कि बिना संस्कारों की शिक्षा शैतान बनाती है, बिना संस्कारों की शिक्षा शैतान क्रिएट करती है जो समाज को बर्बाद कर देते हैं। तो बाप जी का हम पूरा समाज ऋणी है कि इन्होंने एक ऐसा पीड़ा उठाया है जिसमें रिस्क बहुत है। दूसरी मेरी समाज से जो, एक तो नशा प्रवृत्ति की बात हुई, दूसरी बात जो मुझे आप सभी युवाओं से, समाज से एक शिकायत के रूप में भी है और सलाह के रूप में भी है कि आज का दौर सोशल मीडिया, डिजिटल युग का है। और इस युग में हमारा आचरण जो है, सोशल मीडिया पे हमारा जो व्यवहार है, ये हमारे समाज की पहचान को तय कर रहा है। हम कुछ भी लिख लेते हैं फेसबुक पे, पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी को बदनाम होते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपने व्यवहार को संयमित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम विचारशील प्राणी हैं, हम शस्त्र, शास्त्र, बुद्धि, विद्या सभी पैमानों पर खरे उतरे हुए उन ब्रह्म ऋषियों, उन योद्धाओं के वंशज हैं। और हम सोशल मीडिया पे कई बार देखता हूं कुछ भी लिख लेते हैं, उनकी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन पूरे समाज की पहचान जो है वो खराब करते हैं। इसलिए मैं आप सभी युवाओं को कहूंगा कि जो भी भाई बंधु सोशल मीडिया यूज करता है, कम से कम संयमित व्यवहार जरूर करें, ताकि हमारे समाज का नाम कहीं पर भी खराब ना हो। अब मैं बात करूंगा प्रतिभावान छात्र छात्राओं से। देखो, मैं बहुत भी फ्रैंकली बात करूं तो मैं खुद प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहा। इस मंच पर कक्षा 10 से लेकर और पीएचडी होने तक कभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में मुझे सम्मानित होने का अवसर मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 10th से लेकर एमए तक कभी फर्स्ट डिवीजन बना नहीं। एक 12वीं में जरूर बना था, लेकिन उस समय इनाम के समय मैं कहीं चला गया था कि वो लिखा हुआ ही नहीं था इनाम के। लेकिन मेरा एक अलग तरीके से मानना है स्टूडेंट्स कि परसेंटेज आपकी सफलता में मायने नहीं रखते। हाँ, हालांकि योग्यता जरूर है। कई बार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जैसी कोई बाध्यताएं आती है तो परसेंटेज कम होते हैं तो फॉर्म भरने नहीं देते, तो 50, 55, 60% भी बन जाते हैं तो मैं मानता हूं ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS की, जहां 35% मांगते हैं। RAS के अंदर भी 35% मांगते हैं। तो परसेंटेज को कहीं पर भी आप ऐसे दिल में मत रखना कि भाई मेरे 92% है या 97। मैं किसी का हौसला खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि 98, 99 बनने से आप इस गुरूर में न रहें कि इस परसेंटेज के बेस पे मैं आगे चयन ले लूंगा। ये परसेंटेज एक मार्कशीट बन के रह जाएगी जो किसी सूटकेस में दबी रह जाएगी किसी फाइल के अंदर। आज आपसे या मेरे से कोई पूछ रहे हैं कि आपके 10वीं परसेंटेज कितने, 8वीं कितने, मुझे नहीं पता, देखने पड़ते हैं, एक बार वापस चेक करने दोगे। और अगर किसी के कम प्रतिशत बने हैं तो वो इस डिमोरल में भी न रहे, वो टेंशन में भी न रहे कि कम परसेंटेज वालों की नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। प्रतिशत कम बने, कई कारण होंगे।
लेकिन राजस्थान भर की सारी परीक्षाओं को बड़ी अच्छी रैंक से बड़े आराम से पास किया। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश करोगे, उसके बाद का 3-4 साल का आपका आचरण कैसा रहता है, ये महत्वपूर्ण है। मैंने 97% वाले बच्चों को जेल में जाते हुए देखा है, क्योंकि 97-8 बना के जब कॉलेज में आते हैं तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चा सबसे ज्यादा शरारती भी होता है। जो बच्चे बुद्धिजीवी होते हैं उनको कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत होती है। अगर उस एनर्जी को ठीक दिशा दे दी तो बहुत बड़ा नाम करके निकलेगा। अगर वही एनर्जी गलत दिशा में घुस गई तो अपराध जगत के अंदर स्थापित हो जाएगा। मैंने 97 वालों को जेल जाते हुए देखा है और मैंने 44 वालों को एसडीएम कलेक्टर बनते हुए देखा है। तो महत्वपूर्ण प्रतिशत नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कॉलेज में प्रवेश करने के बाद आप 3-4 साल को भुनाते कैसे। यहाँ पे बहुत सारे मेरे वरिष्ठ साथी है, शिक्षक, शिक्षा जगत के अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से सबको पता है कि कॉलेज के अंदर आने के बाद हमारी असली यात्रा शुरू होती है और वहीं पे हम गलतियां कर जाते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी सभी स्टूडेंट से कि आपकी मार्कशीट अच्छी हुई, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे सस्टेन करके रखिए आगे भी। और कॉलेज के अंदर प्रवेश करने के बाद में अपनी पढ़ाई को और गति देना। और यहाँ पे मुझे हमेशा फील होता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ तो कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और रोल आवारा लड़कों के चक्कर में आके वो बर्बाद हो जाते हैं। विदिन 2 साल के अंदर कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके माता पिता पीछे कॉलेज में आपको देखने नहीं आ पाएंगे। कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कॉलेज के अंदर कोई बैग बस्ता प्रार्थना ही नहीं है, कॉलेज में कोई टेस्ट नहीं होते, कॉलेज में कोई कहने वाला नहीं है। आपको अपने निर्णय स्वयं करने पड़ेंगे और वहां अगर कोई संयमित होके पढ़ता गया तो निश्चित तौर पे यहां से यहां तक की यात्रा तय कर लेगा। आप आज यहां हो और यहां आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 साल की कहानी है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि इंसान खुद को पहचानता कब है, इंसान खुद को पहचानता कब है, अपनी ताकत को मानता कब है। देवता को धरा पर ला सकता है, देवता को धरा पर ला सकता है, अपनी क्षमता को मानता कब है, अपनी क्षमता को ही नहीं मानता हो। और आगे लिखता कि डरा डरा रहता है सबके सामने, डरा डरा रहता है सबके सामने, साहस से सीना तानता कब है। और आगे क्या लिखता है कि शत्रु से मुकाबला जरूरी है, लेकिन शत्रु से मुकाबला जरूरी है, लेकिन लहू से खुद को शांता कब है। और अंतिम पंक्ति में बोलूंगा कि हर युवक विवेकानंद हो सकता है, हर युवक विवेकानंद हो सकता है, वह अपने घेरों को लांघता कब है। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो विद्यार्थियों कि 97 बन गए हैं और अपना काम हो गया है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपको अपने कंफर्ट एरिया से बाहर आके काम करना पड़ेगा, जिंदगी में रिस्क भी लेनी पड़ेगी और ऐसी चीजें भी करनी पड़ेगी जो आपने सोची नहीं थी। 2011-12 के अंदर जब मैं गवर्नमेंट सेवा में आया और सिविल सर्विसेज IAS की बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, उसी समय मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल और अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखो। आज की पीढ़ी जो है मोबाइल में ऐसी घुस गई है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया है। पूरा ध्यान मोबाइल में रहता है तो पूरी बॉडी पीछे काम नहीं करती ढंग से। सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, डिजिटल युग में आप रह रहे हो तो मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी, मैं भी करता हूं, लेकिन वो पॉजिटिव यूज होना चाहिए, नेगेटिव यूज नहीं। ये रील्स के चक्कर में युवा बर्बाद होते जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जब 2011-12 में मेरी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही थी, उस समय कुछ 15-20 दिन मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई पेट के अंदर, तो मैं हॉस्पिटल गया, छोटे छोटे कई 4-5 हॉस्पिटल्स गया। समय याद तो नहीं दे रहा हूँ, बस छोटे छोटे हॉस्पिटल गया। लास्ट में मुझे एम्स में जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, विष्णु था, उसने कहा कि गुरुदेव इधर आ जाओ, आपका इलाज यहाँ करवा लेते हैं। वहां गया और डॉक्टर ने मुझे एक लाइन बोली और उस लाइन के बाद मैं कहता हूँ कि पूरी जमीन खिसक गई मेरी पैरों के नीचे से।
उसने कहा बेटा आपको यूसी की बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ये जीवन भर रहेगी। डॉक्टर को कहते हुए दर्द नहीं होता क्योंकि वो हर दिन ऐसे कई पेशेंट्स को कहता है, लेकिन सुनने वाले को दर्द होता है क्योंकि वो हर दिन इस तरह से बीमार नहीं रहता। तो मैंने कहा कि इसके क्या होगा आगे। उन्होंने कहा कि आप प्रशासनिक सेवाओं के ठीक से अब काम के नहीं हो। क्यों? टैबलेट्स पे रहना पड़ेगा, खाना पीना सोना सब संयमित हो जाएगा और स्ट्रेस आप ले नहीं सकते। और मैं बताऊं आपको कि स्वास्थ्य के कारण 2013 में मैंने सिविल सर्विसेज को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक छोटी सी लापरवाही ने पूरी तैयारी को साइड में लगा दी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पे आने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था, ना मेरा कभी कोई टारगेट था। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं सिविल सर्विसेज आपके लिए है ही नहीं, उसके बाद ध्यान शिक्षा की तरफ डाला और आज यहां तक आपके सामने खड़ा हूं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व इस बात के लिए भी महसूस होता है कि ये हमारा, अब मैं उन ब्राह्मण धर्म के 6 कर्तव्य पूरे कर सकता हूं और बड़े ढंग से कर रहा हूं। तो कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, लेकिन साथ साथ में आप अपनी सेहत और खेल कूद का भी ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि केवल 15-15 घंटे पढ़ो। 8-8 घंटे का एक फॉर्मूला मैं कई बार भाषण में बोलता हूँ। 8 घंटे खेलिए कूदिए, 8 घंटे रेस्ट कीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए, तो भी 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे रेस्ट करोगे, 8 घंटे खेलोगे कूदोगे, दोस्तों से बात कर लो, 8 घंटे पढ़ लो। और ये सिलसिला अगर आप 3 साल भी रखते हो तो आप भले 40% के बच्चे क्यों ना, मैं आपको स्टंप पे लिख के दे सकता हूं कि आप बहुत अच्छी जगह पे होंगे। शिक्षा के 2 बड़े उद्देश्य हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है मानव को मनुष्य बनाना। मानव के रूप में सब पैदा होते हैं। एक दरिंदगी से भरा हुआ व्यक्ति, एक पशु आचरण का व्यक्ति भी मानव है और एक शिक्षक भी मानव है। विवेकानंद जी भी मानव थे और गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर भी मानव हैं, लेकिन मनुष्य होने में फर्क पड़ जाता है। शिक्षा मानव को मनुष्य बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को आचरण संस्कार सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को व्यक्ति से परिचय करवाती है। और ये शिक्षा ही एक वो साधन है जिससे एक समाज, एक व्यक्ति, एक परिवार का नाम होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं जिक्र कई बार करता हूं। वो किसी बड़े परिवार से नहीं आते थे। वो राजा की छात्रवृत्ति से अमेरिका और लंदन पहुंचे थे। क्या ऐसा किया उन्होंने कि पूरा भारत ही नहीं विश्व पूरा जानता है। इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, बस सिर्फ और सिर्फ उनके पास कुछ था तो वो था शिक्षा। जैसा कि हॉब्स कहते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में कि शक्तिशाली कौन है, तो नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति। आपके पास अगर ज्ञान है तो लाखों लोग आपकी उस शक्ति का सम्मान करेंगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो झूठी ख्याति है सारी। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि नॉलेज अपने आप में एक्वायर करिए, आप जाने जाओगे। और बच्चों को हर बार कहता हूं कि बन सको तो पर्वत बनना। ये डेल कार्गी का कथन है कि बन सको तो पर्वत बनना, कि प्रकृति के काम आ सको। अगर पर्वत नहीं बन सकते तो देवदार का वृक्ष बनो, किसी को छांव दे सको। अगर देवदार का वृक्ष भी नहीं बन सकते तो कम से कम झाड़ी बनिए जो किसी को प्राकृतिक उत्पाद दे सको। अगर झाड़ी भी नहीं बन सकते तो घास फूस बनिए, ताकि किसी नंगे चलते हुए व्यक्ति के गरम जो भूमि महसूस कर रहा है उसको नमी दे सको। और अगर आप घास फूस भी नहीं बन सकते तो एक पगडंडी बन जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके रास्ते का अनुसरण करके आगे बढ़ सके। 84 करोड़ योनियों में से सर्वश्रेष्ठ जो योनि है, जो सर्वश्रेष्ठ जो आपके यूं कहिए कि जो अवतार है, जो जीव है, वो है मानव। और हम इस तरह से जन्मे, कुछ किया नहीं, मर के चले गए। ये मानव होना, मनुष्य होने को सार्थक सिद्ध नहीं करता। और हम उस मानव में भी सबसे श्रेष्ठ समाज से आते हैं। हम उन मानव में भी सबसे श्रेष्ठ समाज में आते हैं। और आपको पता होगा अच्छे से, मैं क्या बताऊं, कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ समाज से होता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनसे हर व्यक्ति श्रेष्ठता की उम्मीद रखता है। इसलिए बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जहां जाओ वहां पे पूरे समाज का नाम रोशन कीजिए। कहीं पर भी कोई दाग धब्बा मत लगाना। और आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा यहाँ पे, कि कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ लेकिन अपनी जड़ों को भूलना मत।
जड़ों को कभी मत भूलना। जिस वृक्ष की जड़ें कट जाती है वो वृक्ष धराशायी हो जाता है। यहां जड़ों से तात्पर्य है आपका गांव, आपका समाज, आपका परिवार, आपके दोस्त, जिनका उपयोग लेके आप बड़ी से बड़ी जब ऊंचाई पर पहुंच जाओ तब उनको भूलना मत। आप अपने पहली क्लास के जो अध्यापक थे, बड़ी दिल्ली में जाके जब कोचिंग करने जाओ आईएएस की, तो उनको देख के अपने 5वीं क्लास के अध्यापक को भूलना मत, क्योंकि याद रहे उसी अध्यापक ने आपको क ख ग सिखाया था, जो सबसे मुश्किल काम था। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अध्यापक गुरुजी ने जो आपको क ख ग सिखाए थे वो इतने मुश्किल थे जिसकी कल्पना आप तभी कर पाओगे जब आप L1 के शिक्षक बन के किसी विद्यालय में पढ़ाने जाओगे। जड़ों को मत भूलना विद्यार्थियों। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि हमने भी कब बच्चे जब पढ़ाए तो कई बार बच्चे नजर चुरा के निकल जाते हैं साइड से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फील होता है कि ये बच्चे भूल गए हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जड़ों को तो कभी भूलना ही नहीं है, लेकिन साथ साथ में एक बात और भी हमें ध्यान रखनी है कि जिन सीढ़ियों का उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं उन सीढ़ियों को भी कभी मत भूलना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधा मंजिल पर नहीं पहुंचता। कोई व्यक्ति कलेक्टर बनता है ना, तो उसके कलेक्टर बनाने में उसके माता पिता, उसके दोस्तों, उसके गुरुजनों, उसके साथियों, उसके अभिभावकों, उनके गुरुजनों का मार्गदर्शन होता है। अगर आप उन सीढ़ियों को भूल जाओगे तो ध्यान रखना, हमारे टॉयन भी हुए थे हिस्ट्री के अंदर, वो कहते हैं कि हर सभ्यता का अपना एक अंत आता है। पहले सभ्यता विकसित होती है, फिर नीचे आती है, फिर विकसित होती है, और हर व्यक्ति का भी अपना एक ऐसा दिन भी आता है जब वो गिरावट के दौर में होता है। क्यों, कभी जीवन में हमेशा ऊंचाई नहीं आएगी, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप गिरोगे, और जब गिरोगे तब वही सीढ़ियां आपको ऐसे हाथ दे के वापस खड़ा करेगी। अगर आप उन सीढ़ियों को ही भुला दोगे तो जब वापस गिरोगे तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। इन सारी बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और 4 पंक्तियां कहूंगा कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हो टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे इस राजपुरी समाज का अबू क्षेत्र के, जिन्होंने मुझे ये श्रेष्ठ मंच प्रदान किया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, और जब भी मेरी कभी आवश्यकता आपको महसूस हो तो आप मुझे बेझिझक याद कीजिए। जहां कहीं भी होंगे हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। और इन बच्चों से मैं और युवाओं से कहूंगा कि राज्य भर के बच्चे हमारे से मार्गदर्शन लेते हैं, पता नहीं क्या देख के लेते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, तो लेते हैं ये बात है। और जब कोई हमारा ही बंधु हमारे से मार्गदर्शन लेता है तो ज्यादा खुशी होती है। तो आपको किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मेरे से बेझिझक संपर्क करिए, कभी भी बुलाइए तो मैं तो उस मार्गदर्शन लेने के लिए भी आपको आ जाऊंगा। ये मेरा परम सौभाग्य होगा, और राजपुरी समाज के बच्चों को कहना और उनको मोटिवेट करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।